आज हम एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीफेस टू पोएम्स ऑफ 1853 बाय मैथ्यू आर्नल्ड। अपने इस प्रीफेस में जो मैथ्यू आर्नल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं आर्किटेक्टोनिक्स पे। वो कहते हैं कि पोइट्री में आर्किटेक्टोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्टोनिक्स का मतलब है हार्मनी बिटवीन एक्शन एंड एक्सप्रेशन, यानी आपके एक्शन और एक्सप्रेशन में सेमनेस। उर्दू में कहते हैं ना कि कोलोफेल में तज़ाद ना होना। आपके एक्शन और एक्सप्रेशन जो है वो उनमें सेमनेस पाई जानी चाहिए, उनमें हार्मनी होनी चाहिए। उसके बाद आर्नल्ड सुपरफ्लुअस यूज़ ऑफ मेटाफर्स, इमेजेस और फैंसी एक्सप्रेशंस को कंडेम करते हैं। सुपरफ्लुअस यानी फालतू के जो मेटाफर्स हैं, इमेजेस हैं या फैंसी एक्सप्रेशंस हैं, उनको वो कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्कैटर इमेजेस हैं या हैप्पी टर्न्स ऑफ फ्रेजेस हैं, यानी हैप्पी टर्न्स ऑफ फ्रेजेस का मतलब है द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेल। तो ये जो हैप्पी टर्न्स ऑफ फ्रेजेस हैं ये सिर्फ पार्शियल इफ़ेक्ट देते हैं आपकी पोइट्री को, आपके वर्क को। इनका उसकी यानी यूनिटी में कोई काम नहीं होता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि एंटी ड्रामेटिक थीम से जो राइटर्स हैं, जो मॉडर्न स्पेशली राइटर्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। एंटी ड्रामेटिक थीम्स यानी यूजलेस पॉइंट्स से उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर वो मॉडर्न पोइट्स को कहते हैं कि उन्हें एल्यूसिवनेस यानी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस को भी अवॉइड करना चाहिए और अपनी जो राइटिंग्स हैं उनमें सब्जेक्टिविटी को ना लेके आए। यानी जितने भी यूनिवर्सल काम है, सब्जेक्टिविटी क्या है कि आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, तो अपनी राइटिंग्स में सब्जेक्टिविटी को ना लेके आए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आर्किटेक्टोनिक्स है क्या। आर्किटेक्टोनिक्स एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंप्लीट हार्मनी होती है एक्शन और एक्सप्रेशन के दरमियान। यानी आपके एक्शंस और एक्सप्रेशंस के दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद है इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे आर्नल्ड कहते हैं कि शेक्सपियर को कॉपी करना यंग राइटर्स के लिए बड़ा रिस्की साबित हो सकता है। यानी उन राइटर्स के लिए जो उसकी एक्सीलेंसेस को इमिटेट कर लेते हैं लेकिन उसकी जो अट्रैक्टिव एक्सेसरीज़ हैं उनको अवॉइड करते हैं। शेक्सपियर की जो ट्रिक्स थी अपने स्टाइल में जो वो यूज़ करता था, जैसे कि क्विबल्स यानी वर्ड्स के साथ खेलना, वो प्ले विद वर्ड्स, पन हो गया, कंसीट्स। कंसीट क्या होती है? फार फेच्ड सिमिलीज़, यानी दूर दराज से मुमासलत इकट्ठी करके उसको अपनी राइटिंग में यूज़ करना। तो उसकी जो बस ये जो ट्रिक्स थी जो वो यूज़ करता था, जैसे सर्कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग वो यूज़ करता था, एलुसिवनेस यानी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस को यूज़ करता था। तो वो क्या कहते हैं, आर्नल्ड कहते हैं कि जो यंग राइटर्स हैं उनके लिए ये बड़ा रिस्की साबित हो सकता है। वो अपने यानी उनकी जो अपनी राइटिंग की चार्म है उसको भी वो खो देंगे। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर जो है वो रिस्की है यंग राइटर्स के लिए। फिर उसके बाद वो बात करता है हार्मोनियस स्टाइल की। यहाँ पे आर्नल्ड जो है वो शेक्सपियर की तारीफ़ करते हैं कि जो शेक्सपियर के प्लॉट्स होते थे वो पास्ट से लेता था, यानी पास्ट से वो ग्रेट प्लॉट्स को लेता था। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो गॉथिक ने उसके बारे में कहा था आर्किटेक्टोनिक्स क्वालिटी वो उसके पास थी, यानी शेक्सपियर के पास वो आर्किटेक्टोनिक क्वालिटी थी जो उसकी हम एक्सप्रेशंस में देखते हैं, उसकी राइटिंग्स में देखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आर्नल्ड ने हेलम का एक कोट यहाँ पे लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर का स्टाइल बड़ा कॉम्प्लेक्स था। यानी कि जहाँ पे जो आपकी राइटिंग्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपकी राइटिंग सिंप्लिसिटी को डिमांड करती हैं, वहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टनेस को डिमांड करती हैं, वहाँ पे भी जो शेक्सपियर था, उसका जो स्टाइल था वो कॉम्प्लेक्स था। वो वहाँ पे भी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस को यूज़ करता था और बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज वहाँ पे भी यूज़ करता था। इसीलिए शेक्सपियर के स्टाइल को कॉपी करना कोई ईज़ी काम नहीं है, यानी यंग राइटर्स के लिए वो स्पेशली बहुत मुश्किल है। फिर वो कहता है कि किसी जगह पे जो शेक्सपियर के एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े सेंसुअस हो जाते हैं, बड़े सिंपल और टू मच इंटेलेक्चुअलाइज्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बात करता है शेक्सपियर की एक्सीलेंसेस की। शेक्सपियर के पास बड़ी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ थी, स्टाइल की, थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, जो हम उसकी ट्रेजेडीज़, ट्रेजिकॉमेडीज़ या सोनेट्स में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और उसकी यही एक्सीलेंसेस जो थे उसकी राइटिंग्स को मास्टरपीस बनाते हैं। अब उसकी एक्सीलेंसेस में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आर्किटेक्टोनिक क्वालिटी आ जाती है, एंशिएंट थीम्स, एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन और इंटेंस फीलिंग। अब उसकी आर्किटेक्टोनिक क्वालिटी की बात कर लेते हैं। उसकी ये जो आर्किटेक्टोनिक्स क्वालिटी है, यानी उसकी जो हार्मनी होती है एक्शन और एक्सप्रेशन के दरमियान, वो उसका एक बड़ा स्लाइंट फीचर है शेक्सपियर की राइटिंग का। उसके बाद बात कर लेते हैं एंशिएंट थीम्स की। जो शेक्सपियर था उसके जो मोस्टली थीम्स होते थे उसकी सोनेट्स के, उसके ड्रामास के, वो पुराने एंशिएंट थीम्स होते थे। सॉरी, जो वो मोस्टली ग्रीक लिटरेचर से लेता था। तो ये जो एंशिएंट थीम्स थे उसकी राइटिंग्स में, ये उस
यानी अवाम के लिए बड़ा अट्रैक्शन का साबित है, यानी ये बड़े अट्रैक्टिव थीम्स थे उसके लिए। उसके बाद जो उसका एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्शन है, ये उसका एक अदर बड़ी खूबसूरत करैक्टरिस्टिक्स है उसके स्टाइल की। उसके बाद उसकी स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन और जो एक्यूरेसी है उसके सब्जेक्ट मैटर की, ये भी उसकी बड़ी स्पेशल क्वालिटी है उसकी राइटिंग्स की। फिर वो अपनी राइटिंग में इंटेंस फीलिंग्स का यूज़ करता था। उसकी जो ड्रामास थे, उसकी जो मतलब सोनेट्स और पोएम्स में हम लोग उसकी जो इंटेंस फीलिंग थी, वो उसकी राइटिंग्स को बड़ा ग्रेट बनाती थी। फिर बात कर लेते हैं उसकी अट्रैक्टिव एक्सेसरीज़ की। आर्नल्ड कहते हैं कि उसकी जो अट्रैक्टिव एक्सेसरीज़ हैं या ट्रिक्स ऑफ स्टाइल हैं, वो यंग राइटर्स को बड़ा केयरफुली हैंडल उससे करना चाहिए अगर वो यूज़ कर रहे हैं अपनी राइटिंग में। सबसे पहले हिज़ फॉन्डनेस फॉर क्विबल फैंसी कंसीट। क्विबल क्या होता है? वर्ड्स के साथ खेलना। उसकी जो वो बहुत फार फेच्ड उसकी जो सिमिलीज़ होती थी, जो कंसीट्स वो यूज़ करता था। उसके बाद उसकी एक्सेसिव यूज़ ऑफ इमेजरी, वो इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। उसके बाद उसका यूज़ ऑफ सरकमलोकेशन। सरकमलोकेशन क्या है कि इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी वहाँ पे भी वो इनडायरेक्ट होता था जहाँ पे जो एक्शन है वो डायरेक्टनेस को डिमांड करता था। उसके बाद उसकी लैक ऑफ सिंप्लिसिटी, उसकी इल्यूसिवनेस यानी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस को, तो ये सारी उसकी अट्रैक्टिव एक्सेसरीज़ हैं। उसके बाद आर्नल्ड कहते हैं कि इमिटेशन में क्या डेंजर्स हो सकते हैं, यानी जो यंग राइटर्स उसकी राइटिंग्स को कॉपी करते हैं उसमें क्या ख़तरात हो सकते हैं। यहाँ पे आर्नल्ड ने एक एग्जांपल दी है कीट्स की, जहाँ पे उसने शेक्सपियर को कॉपी किया था इज़ाबेला में और पॉट ऑफ बासिल में। तो यहाँ पे कीट्स कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे आर्नल्ड कहते हैं कि कीट्स ने वहाँ पे एप्रोप्रिएट फ्रेजेस यूज़ किए थे, हैप्पी टर्न्स ऑफ फ्रेजेस भी यूज़ किए थे, लेकिन फिर भी जो उसके एक्शंस थे वो अनक्लियर थे, उससे सही तरह से हैंडल नहीं हुए थे और उसकी जो पोएम थी उसके अंदर यूनिटी नहीं थी। उसके बाद फिर उसने एक इटालियन राइटर का ज़िक्र किया था, बोकाशियो, जिसने यानी थीम्स को बड़ा सक्सेसफुली अपने एक वर्क में डिकैमरॉन में उसने यूज़ किया था और बड़ा सक्सेसफुली उसने यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या था कि जो बोकाशियो का वर्क है वो सक्सेसफुल था, वो परफेक्ट उसकी इमिटेशन थी, लेकिन कीट्स का जो था वो फेलियर था। उसके बाद मॉडल्स ऑफ द पास्ट। यहाँ पे आर्नल्ड मॉडर्न राइटर्स को ये कहते हैं कि उनको प्लॉट जो है वो पास्ट से लेने चाहिए, यानी पुराने जो वर्क्स हैं एंशियंट थीम्स लेने चाहिए। कुछ ऐसे थीम्स, कुछ ऐसे ह्यूमन इफेक्शंस जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, जिनका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ पे फिर कुछ करैक्टर्स का जिक्र किया था, जैसे कि डीडो, एनीस, मीरोप वगैरह। तो ये जो है इन्होंने परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ा है ह्यूमन माइंड्स के ऊपर। फिर वो डिपिक्शन ऑफ इंटरनल मैन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो मॉडर्न राइटर है वो ये कंप्लेन कर सकता है कि एंशिएंट सब्जेक्ट जो है वहाँ पे उनके कल्चर, कस्टम, मैनर्स के बारे में मतलब वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कल्चर पुराने जो वो थे वो चेंज थे, डिफरेंस थे, उनके मैनर्स डिफरेंस थे, ड्रेसेस जो थे वो डिफरेंट थे। लेकिन वो कहता है कि जो इंटरनल मैन होता है वो हमेशा यूनिवर्सल होता है, वो एक जैसा ही रहता है। तो वो कहता है कि मॉडर्न राइटर्स को एक्सटर्नली नहीं बल्कि इंटरनल जो इनवर्ड मैन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उनका कंसर्न जो है वो इनवर्ड मैन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो इनवर्ड मैन होता है वो सेम रहता है, उससे किसी क्लाइम या टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कंक्लूजन में कहते हैं कि नो डाउट ये जो आर्नल्ड का ये जो ऐसे है ये बीकन लाइट है पोइट्स के लिए, राइटर्स के लिए और क्रिटिक्स के लिए। सिर्फ प्रेजेंट टाइम के क्रिटिक्स या राइटर्स के लिए नहीं, बल्कि जो आगे टाइम टू टाइम आने वाले हैं उनके लिए भी ये एक बीकन लाइट है। उसकी ये ऑब्जर्वेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशन, डीप इम्प्रेशन और क्लैरिटी उसके ऐसे की स्लाइड फीचर्स हैं, और इसी वजह से उसने क्रिटिसिज्म की दुनिया में एक अपना बड़ा नाम पैदा किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।